मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये उसके क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है अध्ययन विषय। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है राज्य। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रधान पात्र है। यह समझ लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रूपी नाटक का यह हीरो है। इसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने विजिगीषु का नाम दिया है। विजिगीषु, विजय की इच्छा रखने वाला। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान समय में राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य की आंतरिक नीति विदेश नीति को प्रभावित करती है और विदेश नीति आंतरिक नीति को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत उसकी विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक नीति का अध्ययन उस सीमा तक किया जाता है जिस सीमा तक ये आंतरिक नीति विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसके अलावा इस राज्य की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? आप मित्र बदल सकते हैं, संबंध में परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है संधियां तोड़ी जा सकती हैं, समझौते समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति उसकी विदेश नीति का निर्धारण करने वाले तत्वों में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। भारत के अपने पड़ोसियों को देख लीजिएगा। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, अफगानिस्तान है, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब भारतीय पड़ोसी देश हैं। और किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का संचालन जब होता है तो वह अपने पड़ोसी देशों के प्रति ज्यादा ध्यान देता है। आपको भी यह ध्यान देना चाहिए, जानना चाहिए कि भारत अपनी विदेश नीति में 90% कंसंट्रेशन ध्यान पाकिस्तान पर लगाता है। और पाकिस्तान की प्रवृत्ति क्या है? भारत को तोड़ने की, भारत को विध्वंस करने की, भारत का नुकसान करने की। और यह काम लगातार 1947 से आज तक करते आ रहा है। तो अपने पड़ोसियों का ध्यान देता है। भौगोलिक स्थिति, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक इंग्लैंड की विदेश नीति क्या थी कि दुनिया का कोई भी देश उसकी सामुद्रिक शक्ति की बराबरी करने की कोशिश न करे। और दुनिया के जिस किसी भी देश ने इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति की बराबरी करने की कोशिश की, इंग्लैंड का उससे युद्ध हुआ। इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में क्यों कूदा था प्रथम विश्व युद्ध में? क्योंकि जर्मनी इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति की बराबरी करने की कोशिश शुरू कर दिया था। और चूंकि इंग्लैंड के साम्राज्य पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था और इन साम्राज्यों की देखभाल के लिए इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति का सर्वोच्च होना बहुत जरूरी था, ये इंग्लैंड समझता था। इसलिए उसका युद्ध होना भी अवश्यंभावी था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रधान पात्र राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, उसके पड़ोसी और इस आधार पर उसकी विदेश नीति कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में पहला बिंदु है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूनाइटेड नेशंस है। इसी प्रकार से दुनिया में कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठन
संगठनों का निर्माण किया गया है। इन विभिन्न संस्थाओं की राजनीतिक क्रियाकलापों का यह अध्ययन करता है, जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। इसमें आर्थिक संगठन जैसे WTO, गेट, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन साझा व्यापार, इन विभिन्न संगठनों का अध्ययन इसके अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित होता है। इसी प्रकार से राजनीतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस, इसके पहले लीग ऑफ नेशंस, इसका अध्ययन। फिर सैन्य संगठन नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। संगठन क्यों बने, बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, इन संगठनों का उद्देश्य क्या है, इन संगठनों की गतिविधियां क्या रही हैं, ये संगठन दूसरे संगठनों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किनके साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध है, किनके साथ इनका वैमनस्यतापूर्ण या संघर्षपूर्ण स्थिति है। इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन यूनाइटेड नेशंस दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों को प्रादेशिक संगठन बनाने की अनुमति देता है। प्रादेशिक संगठनों के अंतर्गत जितने भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंध हैं, ये संगठन हैं, जैसे अफ्रीकी देशों का संगठन, जैसे एशियान, जैसे क्वाड, जिसका अधिवेशन, जिसका सम्मेलन अभी पिछले महीने हुआ था, जैसे पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जैसे इस्लामिक देशों का संगठन, ये सब प्रादेशिक और क्षेत्रीय संगठन कहलाते हैं। जैसे भारत के साथ बनकर के सार्क संगठन, इनका अध्ययन प्रादेशिक संगठनों के अंतर्गत होता है और इसका अध्ययन किया जाता है। और सांस्कृतिक संगठन जैसे यूनेस्को, जैसे हू, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय डाक तार संगठन, ये सब सांस्कृतिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। इन सब का अंतरराष्ट्रीय राजनीति अध्ययन करता है। मतलब पूरी दुनिया भर में जितने भी संगठन हैं और ये संगठन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को किस रूप में प्रभावित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति इसका अध्ययन करता है। तीसरा है शक्ति का अध्ययन। बिना शक्ति सब शून्य। जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के लिए बिना कुर्सी सब शून्य, इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है शक्ति। बिना शक्ति के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप कोई भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते। 1971 के पहले तक चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनने के लिए ज्यादा लालायित नहीं था। क्यों? क्योंकि चीन के पास जनसंख्या की शक्ति थी। और जनसंख्या की शक्ति से होता क्या है, आप जो भी बाहर से मंगाएंगे या जिस चीज का भी उत्पादन करेंगे उसका उपभोग हो जाएगा, लोग खरीदेंगे। तो जनसंख्या बहुत बड़ी शक्ति है। जब भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक दृष्टि से तनावपूर्ण संबंध थे, कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति थी, उस जमाने में भी अमेरिका से हमको जितनी आर्थिक सहायता मिलती थी, अमेरिका के साथ हमारे जितने व्यापारिक और आर्थिक संबंध थे, उतने गहरे संबंध सोवियत संघ के साथ नहीं थे। क्योंकि एक व्यापारी समझता है कि यदि हम उत्पादन करेंगे उसका उपयोग होना चाहिए, खरीदार मिलने चाहिए। और भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश से बढ़कर अमेरिका को और कौन सा बाजार मिल सकता था। तो शक्ति आज पूरी दुनिया में अरब देशों की तूती बोलती है। अरब देशों को सबके पटा कर रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? अरबों के पास तेल की शक्ति है। जब तक उनके पास तेल की शक्ति है, पूरी दुनिया वाले, दुनिया के हर देश इन देशों की, अरब देशों की खुशामद करते रहेंगे, उनको अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। तेल तो हर देश के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और इसी शक्ति के बल पर वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है।
आज चीन पूरी दुनिया में छा गया है। अफ्रीका के 50 देशों को उसने बिल्कुल सामान्य शर्तों के अधीन उसने अनुदान दिया, ऋण दिया, अनुदान और दान दिया, लेकिन अब उन पर लगातार अपना शिकंजा कसता जा रहा है। इन राष्ट्रों को चीन की मीठी मीठी बातों में फंसा करके उसने इन सभी देशों को ऋणग्रस्त कर दिया है। आज श्रीलंका को देखिए, स्थिति क्या है। चीन के चंगुल में फंस चुका है, उससे वह मुक्त नहीं हो सकता। यही स्थिति नेपाल की है। पाकिस्तान उसका मित्र देश है, लेकिन उस रूप में पाकिस्तान को चीन से सहायता नहीं मिलती। शक्ति का मतलब सैनिक शक्ति केवल नहीं है, युद्ध की शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब प्रभावित करने की क्षमता, प्रभावित, परिवर्तित, नियंत्रित करने की क्षमता। आज अमेरिका दुनिया में सबसे टॉप पर क्यों है? उसके पास सैनिक शक्ति है। आज चीन दुनिया के सब देशों को डरा धमका कर रखा हुआ है, क्यों? उसके पास आर्थिक शक्ति है। रूस से क्यों लोग इतना परेशान होते हैं? क्योंकि रूस यूरोप को सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस की सप्लाई करता है। जब हमारे विदेश मंत्री पी जयशंकर अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में लोगों ने पूछा था, आप रूस से तेल ले रहे हैं, जबकि युद्ध कर रहा है वो, एक आक्रामक देश है, उस आक्रामक देश से आप तेल ले रहे हैं। तो हमारे विदेश मंत्री ने सबके सामने बोल दिया था कि भारत साल भर में जितना तेल खरीदता है रूस से, उतना यूरोप के देश दोपहर तक खरीद लेते हैं। ये भारत की विदेश नीति, शक्ति का प्रतीक। तीसरा है युद्ध और शांति का अध्ययन। चौथा, दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध हो, उन युद्धों का अध्ययन करना। युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, युद्ध में किन किन देशों ने शक्ति का प्रयोग किस रूप में किया, और शांति संबंधों का अध्ययन। युद्ध के पास शांति बहुत जरूरी होती है। युद्ध का भी अध्ययन, शांति का भी अध्ययन। आज तक दुनिया में 2 प्रमुख युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, और ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी सफलता है। प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्र संघ के सामने लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्र संघ नहीं था, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था जो युद्धों को रोकने की कोशिश करता। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन उसकी आंखों के सामने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्र संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दुनिया में छिटपुट युद्ध हमेशा होते रहते हैं। इन छोटे छोटे युद्धों को रोकना संभव नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी सफलता है। सैकड़ों युद्ध अभी तक हो चुके हैं, 1945 से लेकर के आज तक, और अभी भी तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल ही रहा है। तो ऐसे द्विपक्षीय युद्धों को रोकना संभव नहीं है। इन युद्धों का और शांति प्रयासों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन करता है। इन युद्धों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इन युद्धों के परिणाम का अध्ययन करता है। क्या युद्धों को रोका जा सकता है, इसका अध्ययन करता है। फिर पांचवा, विदेश नीति। विदेश नीति तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जान है। पहले विदेश नीति का निर्धारण राजा अपने विदेश मंत्री के साथ कर लेता था। आज विदेश नीति प्रक्रिया के निर्माण प्रक्रिया में आम जनता की सहभागिता बढ़ने लगी है।
जब भी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, सबकी नजरें उन पर लगी रहती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? कानून तो आप जानते हैं, जो राष्ट्रों के, दुनिया के राष्ट्रों के संबंधों को निर्धारित करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। देश में जो कानून चलते हैं उनको राष्ट्रीय कानून कहा जाता है, और जो विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाता कौन है? यूनाइटेड नेशंस बनाता है? नहीं। तो सब संप्रभु राष्ट्र हैं। मान लीजिए कोई कानून बनाना हुआ तो विभिन्न राष्ट्र उस विषय पर सहमति देते हैं। जिन राष्ट्रों से सहमति मिल जाती है वे राष्ट्र, उन राष्ट्रों पर वह कानून, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। जो जिनकी सहमति नहीं मिलती उन राष्ट्रों पर वह कानून लागू नहीं होता, क्योंकि संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभुता सबकी एक समान होती है। कोई छोटी या बड़ी संप्रभुता नहीं होती। ऐसा नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संप्रभुता इतनी बड़ी होगी और नेपाल की संप्रभुता इतनी छोटी सी होगी। नहीं, ऐसा नहीं। संप्रभुता होती है, इसमें छोटी और बड़ी नहीं होती। और संप्रभु राष्ट्र जिन विषयों पर अपनी सहमति देते हैं वही चीजें उन पर लागू होती है। जो सहमति नहीं देते हैं उन पर लागू नहीं होती। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने वाली न तो कोई व्यवस्थापिका है, उनको क्रियान्वित करने वाली न तो कोई कार्यपालिका है, और उसका उल्लंघन करने वाले राष्ट्र को दंडित करने वाली कोई न्यायपालिका है। कुछ भी नहीं, लेकिन यह कानून है। तो इनको पालन कौन कराता है? इनको राष्ट्र की नैतिकता पालन कराती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज होती है। नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टिट फॉर टैट का नियम चलता है, जैसे को तैसा। वहां पर गांधी जी का सिद्धांत नहीं चलता कि एक गाल में थप्पड़ मारो दूसरा गाल दिखा दो। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे को तैसा का सिद्धांत चलता है, कालिदास का सिद्धांत चलता है। अच्छा, तो मेरे एक आंख को फोड़ना चाहती है, मैं तेरे दोनों आंख को फोड़ दूंगा। अच्छा, तू मुझे थप्पड़ तमाचा मारना चाहती है, मैं तुझे घूंसा मारूंगा। ये चलता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन यह करता है। फिर विदेशी व्यापार और आर्थिक संगठनों का यह अध्ययन करता है। आज राजनयिक संबंध भले ही जैसे हों, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संगठन बहुत बढ़िया बना हुआ है। दुनिया के सब राष्ट्र एक दूसरे के साथ आर्थिक दृष्टि से संबद्ध है, और ये आर्थिक संबंध किसी न किसी रूप में राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आर्थिक संबंधों का, व्यापार का अध्ययन करता है उस सीमा तक जिस सीमा तक ये राजनयिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। और आर्थिक संगठन जैसे WTO, गेट या विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आर्थिक संगठनों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर सैन्य संगठन और गुट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गुटों की राजनीति बन गई है। गुट बनाओ, और गुट बना करके एक साथ यदि एकजुट होकर के रहोगे तो कोई दूसरी शक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगी। और इसीलिए सैन्य संगठन का निर्माण किया अमेरिका ने। पहले अमेरिका ने शुरुआत की। उसने पूर्व की तरफ से सोवियत संघ को घेरने के लिए नाटो बनाया, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ से घेरने के लिए सीटो बनाया, और मध्य पूर्व की ओर से घेरने के लिए सेंटो बनाया। और सोवियत संघ ने
इन तीनों का जवाब एक संगठन बनाकर दिया, वह था वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि संगठन, वार्सा पोलैंड की राजधानी। तो इन सैन्य संगठनों की भूमिका क्या रही है? सेंटो, सीटो, वार्सा तीनों खत्म हो चुके हैं। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाटो संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया, अनेक कारणों में एक कारण यह भी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध कई महीनों से चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि अमेरिका सहायता क्यों नहीं कर रहा है, अमेरिका आदि देश यूक्रेन के पक्ष में युद्ध में क्यों सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। यदि यूरोप के देश, अमेरिका आदि यूक्रेन के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो गए सीधे, तो फिर विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और विश्व युद्ध परमाणुविक युद्ध में कब बदल जाएगा किसी को नहीं पता। तो युद्ध की विकरालता को कम करने के लिए यूरोप के देश, अमेरिका के देश रूस पर प्रतिबंध तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध कारगर नहीं हो रहा है, क्योंकि चीन रूस का समर्थन कर रहा है। तो इन सैन्य संगठनों का अध्ययन किया जाता है और इतने बिंदुओं पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन इन चीजों के अंतर्गत किया जाता है कि दुनिया भर में कोई भी घटना जो अन्य देशों के संबंधों को प्रभावित करती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यह देखता है कि घटना क्यों घटी, घटना घटने का कारण क्या था, क्या घटना को रोका जा सकता था, इस घटना का परिणाम क्या निकला। एक देश की राजनीति, एक देश के अंदर और दुनिया के अन्य देशों को इस घटना ने किस प्रकार से प्रभावित किया, ये सब चीजों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अब देखें वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्तमान स्वरूप क्या है, उसका बदलता स्वरूप क्या है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रों की संख्या। पहले राष्ट्रों की संख्या कम थी, क्योंकि यूरोप के देश ही स्वतंत्र थे, बाकी पूरी दुनिया के विभिन्न राष्ट्र उपनिवेश थे। और एक उपनिवेश वाला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या भाग लेगा। आज यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों की संख्या 195-196 तक हो चुकी है। तो पहले राष्ट्रों की संख्या कम थी, यूरोप में ही सभी घटनाएं घटती थी, उसको नाम दिया जाता था अंतर्राष्ट्रीय या विश्व राजनीति कहा जाता था। आज राष्ट्रों की संख्या बढ़ गई है और इन राष्ट्रों में छोटे छोटे राष्ट्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये सब राष्ट्र मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। दूसरा, जनसंख्या का दबाव। इसी प्रकार से इन छोटे छोटे राष्ट्रों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़े वहां तक ठीक है, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में इन राष्ट्रों में समस्याएं भी बढ़ते जा रही हैं। भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, तमाम प्रकार के अंधविश्वास, ये तमाम चीजें धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रही हैं। और ये राष्ट्र इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी तरह से सार्थक नहीं हो पा रही है। अनेक प्रकार की देशों में घटनाएं घटती रहती हैं, सभी प्रकार की जो अनुचित चीजें वो सब चीजें हो रही हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। हर राष्ट्र अपनी क्षमता के अनुसार उसको पूरा करने की, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक जनसंख्या का भी दबाव। तीसरी चीज, यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। पहले जो भी घटना घटती थी यूरोप में घटती थी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, ये 2-4, टर्की, ये 8-10 देश थे। और यही 8-10 देश मिलकर के जो करते थे, जो चाहते थे वही करते थे, कोई इनको रोकने वाला भी नहीं। और इन्हीं की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विश्व राजनीति करी जाती है, क्योंकि एशिया के तमाम देश
परतंत्र थे, अफ्रीका के सब देश परतंत्र थे, लैटिन अमेरिका के सब देश परतंत्र थे। उधर एक अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन अमेरिका की नीति थी पृथकतावादी नीति। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमको यूरोप के लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं है, उनके झंझट में रहना ही नहीं है। इसलिए अमेरिका ने 1789 से लेकर के 1916 और उसके बाद 1941 तक पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा। उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ है। तो पहले यूरोप की घटना अंतर्राष्ट्रीय घटना मानी जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध को देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध केवल यूरोप के राष्ट्रों के द्वारा यूरोप की भूमि में लड़ा गया, लेकिन उसको नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। चौथा है विदेश नीति का निर्धारण। पहले जब विदेश नीति का निर्धारण होता था, अधिकांश देशों में राजतंत्रीय व्यवस्था हुआ करती थी, तो वहां पर विदेश सम्राट या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिलकर के जो भी विदेश नीति का निर्धारण कर देते थे। आम जनता तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी। लेकिन अब विदेश नीति के निर्धारण में, विदेश नीति के संचालन में लोकतांत्रिक परिवर्तन हुए हैं। मतलब कि पूरी जनता का ध्यान शासन के प्रत्येक कदम पर होने लगा है। दुनिया, भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को नजर डाल के रखता है कि देखें हमारा देश अमुक घटना पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो जनता का प्रभाव पड़ने लगा है। जनता के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए, जनमत की उपेक्षा करते हुए कोई भी राष्ट्र विदेश नीति का संचालन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राष्ट्रों का स्वरूप, शासन का स्वरूप अब लोकतांत्रिक होने लगा है। फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति। पहले वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई थी उतनी अधिक। जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, नई नई चीजों का आविष्कार होने लगा। इसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई, चीजों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। आज देखिएगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहां से कहां तक बढ़ गए हैं। हम अपने बचपन को जब याद करते हैं तो लालटेन के प्रकाश में पढ़ने की याद आती है। आज हम कहां से कहां तक पहुंच गए। और हमारा यह जो जनरेशन है, जितनी चीजों को, जितने परिवर्तनों को देखा है, तो दूसरा जनरेशन इतने अधिक परिवर्तन को देख नहीं सकता। तो इस वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज्यादा मात्रा तक प्रभावित किया है। आज ऐसे ऐसे विमान बन चुके हैं जो कि ध्वनि की गति से दुगने तिगुने गति से भी आजकल विमान उड़ने लगे। पहले जब इंग्लैंड से बंबई तक आना होता था तो महीनों भर लग जाते थे। पहले जब यूरोप से अमेरिका जाना होता था महीनों लग जाता था। पूरा समुद्र में निकलते रही। आजकल कहा जाता है कि कंकाड़ विमान एक बनाया था इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनी ने। उसके बारे में कहा गया था कि न्यूयॉर्क में हमने खाना खाया और पेरिस आकर के डकार लिया। तो औद्योगिक क्रांति ने, वैज्ञानिक क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया है। इसके बाद परमाणविक शक्ति। क्या कहें इस परमाणविक शक्ति के बारे में। दुनिया में इतने अधिक परमाणविक शक्तियां हो गई है कि उससे पूरी दुनिया को 11 से अधिक बार खत्म किया जा सकता है। 11 से अधिक बार। ये आज से 40-50 वर्ष पहले ये बातें कही जाती थी। आज की स्थिति देख लीजिए। पाकिस्तान जैसा देश, उत्तर कोरिया जैसा देश, ये लोग भी बना चुके हैं परमाणु बम। तो फिर भी देखिएगा हजारों की संख्या में पूरी दुनिया में परमाणु बम है। क्या कभी इनका प्रयोग होगा? नहीं। यदि इस राशि का उपयोग जन विकास में किया जाता तो आज दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को देख लीजिएगा, उनके मानसिकता को देखिएगा कि ठीक है
परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है। प्रशांत महासागर में ऐसे गहरे खड्ड हैं जो कि 15 से 20 किलोमीटर गहराई में है। तो यहां पर रहने वाले जो अमीबा नामक प्राणी हैं, एक कोष वाले प्राणी, उन पर परमाणुविक विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और विज्ञान कहता है अमीबा एक सेल वाला प्राणी है, क्रमशः उससे 2 सेल, 5 सेल, 10 सेल, 1000, लाख, करोड़, अरब और आखिर में मनुष्य को उत्पत्ति हुई। तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, युद्ध हुआ और पूरी दुनिया खत्म भी हो गई तो अमीबा नामक प्राणी से जो परमाणु विकिरण के प्रभाव से सर्वथा अलग रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद, उसके करोड़ों साल के बाद फिर से ये सृष्टि की स्थापना हो जाएगी और हम लोग फिर से जीवन यापन करना शुरू करेंगे। सोच लीजिए, परमाणु बम बनाया क्यों? दुनिया को खत्म करने के लिए। प्रयोग तो 2 बार कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी में, परिणाम भी देख लिया। आज भी तुम्हारी तृष्णा पूरी नहीं हुई। जो हजारों की संख्या में बनाकर रखे हो, किसके विरुद्ध बनाकर रखे हो? और यदि बनाए भी, यदि इसका उपयोग कभी करने का मौका भी मिला तो क्या तुम भी जीवित रह पाओगे? फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बदलता स्वरूप। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो यूनाइटेड नेशंस बना है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, सुरक्षा परिषद का काम है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। साधारण सभा का काम है रचनात्मक सहयोग की संभावनाओं को तलाशना। लेकिन इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। कैसे? आजकल युद्ध को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, युद्ध आजकल बहुत कम होने लगे। और यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके रहते तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो पाया, जबकि लीग ऑफ नेशंस के रहते दूसरा युद्ध शुरू हो गया था। दूसरा युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो कोई संस्था थी ही नहीं। तो आजकल रचनात्मक समर्थन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। आपको धन्यवाद।